हर रोज की तरह आज भी गोपाल जी सांझ होते ही अपने घर के बाहर बने लंबे से बरामदे में आकर बैठ गए। हाथ में मोबाइल और अखबार, आंखों पर चश्मा और आते जाते लोगों की दुआ सलाम। रिटायरमेंट के बाद ये दिनचर्या का हिस्सा अब बड़ा खास लगने लगा था। कभी कभार थोड़ा साथ के बने पार्क में घूम भी आते थे, लेकिन आज दोपहर से ही बादल बरसने की शक्ल लिए बैठे थे। अचानक से ही काली घटा ने पूरे आसमान को घेर लिया और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी जमकर बरसने लगी। गली में पैदल चलते हुए लोगों के कदमों ने रफ्तार पकड़ ली थी और अचानक से सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। गोपाल जी कुर्सी पर बैठे भीगते हुए मौसम का आनंद ले रहे थे कि तभी तेजी से भागते हुए शर्मा जी नजर आए। उनके हाथ में पकड़ा खुला छाता हवा में उड़े जा रहा था और वह उसे संभालने के चक्कर में जल्दी से गोपाल जी के बरामदे की 4 सीढ़ियां चढ़कर बरामदे में आ गए। गोपाल जी के सामने अपना खुला छाता बंद करते हुए कहने लगे, बाप रे, कितने जोरों का तूफान आया है। गोपाल जी बोले, कहाँ से घूमकर आ रहे हैं शर्मा जी? शर्मा जी बोले, अरे कहीं नहीं जनाब, बस यूं ही टहलने निकला था कि मौसम ने रूप ही बदल लिया। गोपाल जी बोले, अभी थम जाएगी ये बारिश, थोड़ी देर यहीं बैठ जाइए। कहकर साथ पड़ी कुर्सी शर्मा जी की तरफ सरका दी। शर्मा जी भी समय की नजाकत देख थोड़ी देर रुकने के भाव से बैठ गए। गली के छोर में उनका मकान था। कॉलेज में बतौर संस्कृत प्रोफेसर कार्यरत थे। गली से आते जाते राम राम नमस्ते से ज़्यादा का रिश्ता नहीं था उनका गोपाल जी से। आज शायद पहली बार बारिश ने दोनों को इकट्ठे बिठाया था। गोपाल जी इस घर में अपने जन्म से ही रह रहे थे। बैंक से मैनेजर की पोस्ट पर साल पहले ही रिटायर हुए थे। बेटी चांदनी की शादी कर दी थी और बेटा प्रमोद की 6 महीने पहले एक अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी। अब थोड़ा राहत महसूस करते थे। सारी जिंदगी एक मध्यम वर्गीय पिता की जिम्मेदारियां निभाते हुए कभी अपनी छोटी सी खुशी के बारे में भी नहीं सोचा। कुछ करने का सोचते भी तो बजट पीछे खींचकर ले जाता। यारी दोस्ती सब तो उनकी जिंदगी में कोरे कागज जैसा था। अकेलेपन में रिटायरमेंट गुजर रही थी। आज भी उसी का हिस्सा बने हुए थे कि शर्मा जी ने अचानक से आकर उनके अंतरिम का कोई दरवाज़ा खटखटाया। दोनों बैठे बातें करने लगे तो एक दूसरे की संगति में डूब से गए। दोनों की एक जैसे विषयों पर रुचियां मिलने लगी। बातों का समासा बंधने लगा। हंसने की आवाज़ों ने वातावरण को घेर लिया। पत्नी संगीता, जो कि साथ वाले कमरे में बैठी अपना मनपसंद धारावाहिक देख रही थी कि अचानक पति की किसी के साथ आवाज़ों ने उसका ध्यान बाहर की ओर खींचा। पति किसके साथ बातें कर रहे हैं यह देखने के उद्देश्य से वह भी बाहर आ गई। शर्मा जी को देखकर नमस्कार कर हालचाल पूछकर वापिस अंदर जाने को मुड़ी तो पति ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे सुनो संगीता, 2 कप चाय तो बना लाओ। जी अभी लेकर आती हूँ, कहकर अभी 2 कदम आगे बढ़ी तो पति ने फिर से आवाज़ लगाई, ऐसा करो यार, 2-2 पकौड़े भी हो जाए, आज मौसम का भी यही तकाजा है। कहकर गोपाल जी मटकाती हुई आंखों से पत्नी की ओर देखने लगे। संगीता पति के यूं हुक्म चलाने पर जल भुन जाती, लेकिन जब से बेटे प्रमोद की नौकरी लगी थी तब से बहुत खुश रहने लगी थी। बेटा कहीं दूर नहीं गया था, अपने ही शहर में अपने ही पास था, इसलिए मन में बड़ी राहत महसूस करती थी। जल्दी रसोई घर में आई, सब्जियां काटने लगी। गैस पर जल्दी से चाय का पानी चढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने बेसन का डिब्बा खोला उसका मुंह खुला का खुला रह गया। डिब्बे में 2 चम्मच से ज़्यादा बेसन नहीं था। जल्दी से उसने सामान की वह सूची देखी जिसे पकड़ाकर उसने पति से कल ही राशन मंगाया था। यह क्या, बेसन तो लिखना भूल ही गई। अब सामने से निकलकर जाएगी तो शर्मा जी मना करेंगे और पति से डांट पड़ेगी अलग। इन सोचों में डूबी ही थी कि
बेटे प्रमोद का फ़ोन आया। मम्मी, अगर चाय बन रही है तो मेरी भी बना देना, मौसम खराब होने वाला है इसलिए जल्दी ही छुट्टी कर ली है। संगीता ने हल्के से सुर में कहा। ठीक है बेटा। माँ की आवाज़ में कोई चिंता नजर आई तो प्रमोद पूछने लगा, क्या बात है मम्मी, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। वह जो गली के नुक्कड़ में शर्मा जी रहते हैं ना, वह तेरे पापा के साथ बाहर बैठे हैं। पापा ने पकौड़ों की फरमाइश की है, लेकिन कैसे बनाऊं? घर में तो बेसन ही नहीं है। डिब्बे को बंद कर वापस रखते हुए संगीता बोली, अरे मम्मी चिंता मत करो, मैं लेकर आ रहा हूँ, तुम चाय बनाओ, कहकर प्रमोद ने माँ की सारी परेशानी पल में दूर कर दी। थोड़ी देर बाद प्रमोद हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर घर में दाखिल हुआ। उसने बाहर बैठे शर्मा जी को प्रणाम किया और सीधा रसोई घर में माँ के पास चला गया। बेटे को देखते ही माँ चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लाकर बोली, ला दे बेटा बेसन। ये क्या? प्रमोद ने उस बड़े से प्लास्टिक थैले में से 2 तेल से सने लिफाफे निकालकर माँ के हाथ में थमा दिए। बेटा, पकौड़े ही नहीं बल्कि गरम गरम जलेबियाँ भी लाया था। संगीता बोली, तू पकौड़े ही ले आया, इसकी क्या ज़रूरत थी बेटा, मैं बना देती, काहे को बैठे बिठाए इतने पैसे लगाकर आ गया। माँ को पीछे से आलिंगन करते हुए प्रमोद कहने लगा, जाओ माँ, तुम भी पापा के साथ बैठकर मौसम का आनंद लो। कभी तुम भी रसोई से छुट्टी लिया करो और ज़्यादा मत सोचा करो। संगीता बेटे की ओर मुड़ी। बहुत बड़ा हो गया है तो, कहकर एक हल्की सी चेहरे पर चपट लगाई। पकौड़े, जलेबियाँ और चाय लेकर जल्दी से जाकर बाहर पति और शर्मा जी के साथ बैठकर गप्पे मारने लगी। भीगा भीगा मौसम और गरम गरम चाय पकौड़े ने शर्मा जी के बैठने के इरादे को मजबूत कर दिया, जो कि मन में काफ़ी देर से उठने बैठने की कशमकश में फंसे हुए थे। तीनों की बातों का दौर चल ही रहा था कि शर्मा जी की पत्नी अनुराधा का फ़ोन आ गया। कहाँ हो? इतनी देर से मुझे फिक्र हो रही है। पत्नी की चिंता को हटाते हुए शर्मा जी बोले, अरे चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अपने जो वे गोपाल जी हैं, ऊंचे घर वाले, उन्हीं के पास बैठा हूँ। अच्छा ठीक है। उधर से पत्नी का सुर आया। फ़ोन बंद करने वाले थे कि संगीता झट से बोली, अनुराधा से कहिए वह भी यहाँ आ जाए, अगर कुछ खास नहीं कर रही। अनुराधा ने संगीता का आमंत्रण स्पष्ट सुन लिया। घर में अकेली बैठी बोर हो रही थी तो झट से हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद अनुराधा एक हाथ में छतरी और दूसरे से सलवार को पानी से बचाती हुई पहुंच गई। हल्के नीले रंग का सूट और बहुत ही हल्का सा मेकअप में भी बहुत प्यारी लग रही थी। संगीता झट से एक एक कप चाय और बना लाई। बेटा दिल खोलकर पकौड़े लाया था। आज बारिश की तरह ये चौकड़ी भी जम गई। बातों किस्सों का और हंसने हंसाने की एक समासा बन गया। गोपाल जी को एक बासी सी नियमता में आज एक गजब की ताजगी मिली। संगीता तो पहली बार शायद ऐसे किसी अनुभव से गुजर रही थी। शर्मा जी और अनुराधा के साथ उनके विचार और दिल खूब मिले। उनकी ही तरह ये दंपति भी काफ़ी सीधे साधे दिखावे वाली थी, बातों से काफ़ी दूर थे। प्रमोद जो कि साथ वाले कमरे में बैठा था, उसका भी टीवी देखते देखते थोड़ी देर बाद ध्यान बाहर बैठे दोनों दंपति की बातों की तरफ जा रहा था। पापा के पास तो सदा ही बातें होती हैं, लेकिन हैरान था। माँ अपने कॉलेज के किस्से सुना रही थी तो कभी अपने भाई बहन की नटखट बातें सुनाते पीछे यादों की दुनिया में खो रही थी। माँ को उसने कभी इतना बात करते पहले नहीं देखा। दादा दादी के रहते बहुत चुप चुप रहती थी। काफ़ी संकीर्ण सख्त विचारों वाले बुजुर्ग थे। घर में यार दोस्तों की धमा चौकड़ी मौज मस्ती वाला कभी माहौल ही नहीं बनने दिया उन दोनों ने। प्रमोद सोचने लगा, बादल तो बरसकर थम भी गए, लेकिन भरे हुए मन अभी तक बरस रहे हैं। उसने घड़ी देखी तो
8 बजने वाले थे। रसोई घर में गया तो देखा रात के खाने की कोई तैयारी नहीं थी। फिर बाहर आया तो देखा चारों मस्ती में खूब बतिया रहे हैं। आज माता पिता की मस्ती भंग करने का मन नहीं किया। चुपचाप पास के एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर दिया। खाना ऑर्डर कर वह मेहमानों को रोक कर रखने के इरादे से बाहर आया और उन्हें अपना नया लाया स्मार्ट टीवी दिखाने के बहाने से अंदर ले गया। थोड़ी देर में खाने की डिलीवरी वाले ने घंटी बजाई। प्रमोद के हाथ में बड़ा सा बैग देखकर माता पिता भौचक्के रह गए। प्रमोद ने बड़े प्यार से शर्मा जी से कहा, अंकल जी मैंने खाना मंगाया है, आप लोग खाकर जाइएगा। प्रमोद के प्रेम के इस आग्रह पर शर्मा जी बड़े निश्चित इरादे से मना करने लगे। शर्मा जी बोले, नहीं नहीं अब हम चलेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप लोगों ने बहुत खिला दिया, अब खाने की तो भूख भी नहीं। प्रमोद बोला, कुछ ज़्यादा नहीं, आप लोग बैठिए, जितना मन हो उतना खा लेना। माँ चलो आओ खाना मेज पर लगा दो। प्रमोद के पीछे पीछे संगीता रसोई घर में भागी आई। धीरे से लेकिन कसी आवाज़ में बोली, खाना क्यों मंगाया, ये तो जा रहे थे अपने घर और फिर ये तो बस यूं ही आ गए थे। प्रमोद बोला, माँ को हाथ के इशारे से रोकता हुआ बोला, माँ खाना लगाओ, इस विषय में बात हम बाद में करेंगे। सबने बैठकर बड़े से आराम से खाना खाया। प्रमोद ने लाजवाब ऑर्डर किया था। शर्मा जी भूख ना होते हुए भी डटकर खाया। फिर थोड़ी देर में खाना खाकर शर्मा जी और अनुराधा बहुत सारा धन्यवाद और प्रमोद को आशीर्वाद देकर तारीफों के पुल बांधते हुए चले गए। उनके जाते ही माता पिता के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर प्रमोद जवाब ढूंढने लगा। पहले पिता ने त्यूरिया माथे पर चढ़ाकर कहा, बहुत पैसे आ गए हैं संगीता, तुम्हारे साहबजादे के पास घर में कोई जश्न चल रहा था क्या, जो बैठे बिठाए 1000 रुपया खर्च कर दिया होगा। अब खाना भी इस घर में बाहर से आएगा। संगीता बोली, बेटा क्या ज़रूरत थी खाना मंगवाने की, मैं बना लेती और फिर ये लोग तो बस यूं ही आ गए थे, हमने कोई निमंत्रण थोड़ी दिया था। चाय पकौड़े तक तो ठीक था, लेकिन ये खाना और भी इतना कुछ, सच में प्रमोद ये तो मेरी भी समझ के परे है। थोड़ी नाराज़गी माँ के चेहरे पर भी दिखाई दी। माँ बाप की मनोवृत्ति समझते हुए बड़े प्यार से प्रमोद बोला, पापा ये ज़रूरी तो नहीं, जो अब तक नहीं हुआ वह आगे भी ना हो, इस काबिल अब हम हैं कि खड़े पैर 4 पैसे खर्चने पड़े तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आया था बाहर माँ को बुलाने, लेकिन नहीं बुला पाया। पहली बार मैंने अपनी माँ को एक आत्मिक खुशी में पाया। आप सब इस पल के क्षणों में एक दूसरे के साथ अत्यंत आनंदित थे। मैं रसोई में गया, वहाँ खाने की कोई तैयारी नहीं थी और फिर पापा की दवाई लेने का भी समय हो रहा था। आज पहली बार मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करने का मौका मिला तो मैं इसे व्यर्थ कैसे जाने देता। सारा दिन हमारे लिए काम में लगी रहती हैं, कभी कभी माँ को भी छुट्टी देनी चाहिए। आप दोनों ने हमेशा हमारी खुशी, पढ़ाई, सुख सुविधा के बारे में सोचा। आप दोनों की अपनी भी कोई इच्छा अरमान है तो आपने सपने में भी सोचना बंद कर दिया होगा। आज मैंने सोचा और मुझे इस बात की खुशी है। और फिर अनुराधा आंटी को भी घर जाकर सारा काम करना पड़ता। मम्मी पापा, मैं जानता हूँ ये लोग यूं ही अचानक इत्तेफाक से आ गए थे, लेकिन सच बताऊँ पापा, ये इत्तेफाक कभी कभी कमाल कर जाते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। पता है लोग यार दोस्त बनाने के लिए कितने पापड़ बेलते हैं। बढ़िया खाना, एक से बढ़कर एक पकवान, महंगी महंगी क्रॉकरी, घर की सजावट, 1-2 नौकरों का इंतजाम, फिर भी मन परेशान क्योंकि अपने स्वभाव से मेल खाते लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। जिसे देखो अपनी ही डींगे मारता रहता है। हर कोई चाहता है बस मेरी सुन लो, अपनी रहने दो। ये दोनों आज भले ही एक संयोग से आपको मिले हैं, लेकिन हम उम्र यार दोस्तों की आपको भी ज़रूरत है। आज इस संगति ने अवश्य आपको
इस कमी का तो एहसास कराया ही होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पापा, ये इत्तेफाक, ये बस आपका यूं ही बेकार नहीं जाने वाला। जाइए, जाकर अब सो जाइए। ज़्यादा सोचना सेहत के लिए नुकसानदायक है। और हाँ, दवाई खाना मत भूलिएगा। बेटा ने आज माँ की भावनाओं को ही नहीं समझा, बल्कि माँ को प्यार के 7वें आसमान पर बिठा दिया। संगीता तो मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। सोचने लगी, सही तो कह रहा है प्रमोद। कहाँ इस घर के लोगों ने कभी किसी से दोस्ती करने दी। आज जो मिला वह अनोखा, अनुपम था। गोपाल जी भी काफ़ी हद तक बेटे से सहमत थे, इसलिए बिना कुछ और बोले चुपचाप वहाँ से चले गए। 2 हफ्ते बीते नहीं थे कि प्रमोद की भविष्यवाणी सही निकली। अनुराधा और शर्मा जी के घर से खाने का निमंत्रण आया। गोपाल जी और संगीता अच्छे से बन ठन कर हाथ में एक छोटा सा तोहफा भी लेकर गए। वहाँ पहले से एक दंपत्ति विराजमान थे। राजी और सौम्या नाम से उनका शर्मा जी ने परिचय कराया। अब 4 की बजाय 6 लोग थे। महफिल अच्छी जमी। बातों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाना पीना और हंसना हंसाना लग रहा था कि जीवन की एक सख्त ज़रूरत थी। दवाई मिले ना मिले, लेकिन खुशी ऐसी साथ रहे तो सेहत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। मुलाकात रंग लाई। अब तीनों अच्छे मित्र बन गए। महीने में एक एक घर जरूर रौनक लगती। तीनों महिलाएं खाने से लेकर समेटा समेटी तक एक दूसरे का पूरा हाथ बंटवाती। फिर कुछ महीनों के बाद प्रमोद एक कॉन्फ्रेंस से 7 दिनों के बाद जब घर आया तो उसने देखा कि पापा अलमारी से कपड़े निकाल रहे हैं और साथ में एक नया खरीदा सूटकेस भी पड़ा है। पापा कहाँ जाने की तैयारी है और मम्मी कहाँ है? गोपाल जी बोले, अरे बेटा तू आ गया। अरे कुछ नहीं, वह राजीव और सौम्या ने बैठे बिठाए हम सबका वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम बना दिया। उनके बेटे ने सारी बुकिंग भी करवा दी, हम बस मना नहीं कर पाए। इसी सिलसिले में मम्मी तुम्हारी शॉपिंग करने गई है। प्रमोद के चेहरे की बाहें खिल गई। पहली बार माता पिता को कहीं अपने लिए कुछ करते देख रहा था। मना करना भी नहीं चाहिए, ऐसे मौके कोई बार बार थोड़े आते हैं। जाओ और खूब अच्छे से माँ के दर्शन और एंजॉय करके आओ। पीछे घर की चिंता मत करना, मैं हूँ। फिर धीरे से पापा के पास जाकर उन्हें छोड़ने के मकसद से बोला, पापा आपका यूं ही तो कमाल कर गया। मैं न कहता था योजनाएं सफल हो ना हो, लेकिन इत्तेफाक साथ निभा जाते हैं। गोपाल जी सूटकेस में कपड़े रखते हुए मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ देखने लगे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।